बच्चों अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी को सबसे पहले आज धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, खूब सारा धन का बारिश हो आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और तुम लोग कोर्स ज्वाइन कर लो। जितने बच्चे अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए उन लोगों को 99 रुपये का धन प्राप्त हो, जिससे वो क्या कर सके, जस्टवेल का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें धनतेरस धमाका आपके लिए आ चुका है, एकदम पटाखों वाला सवाल निधि मैम लेकर आ चुकी हैं। तो एक बार जल्दी से आज का जो सेशन है अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेली बाबू जानू सोना सबके साथ कर दीजिए शेयर, और हमको लाइव चैट में बताइए कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। जल्दी से लाइव चैट में आप लोग बताना स्टार्ट करो और शेयर जरूर कर देना। जो बच्चे जुड़ चुके हैं लाइक का बटन भी प्रेस कर दे। आज तो धनतेरस है, कम से कम आज कंजूसी मत करना, ठीक है। आज क्योंकि जो कंजूसी करता है फिर समझ लो, ठीक है। तो आज कंजूसी नहीं करना, दिल खोल कर आपको खर्च भी करना है और आपको दिल खोल करके लाइक भी करना है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब तुम लोग बच्चे बोल रहे हो कि मैम धनतेरस का कोई तोहफा वोफा है कि नहीं, गिफ्ट शिफ्ट है कि नहीं। अरे खाली हाथ तुम्हारी निधि मैम कभी तुम लोगों के सामने आई हैं, ठीक है। अपना झोला भले ही ना भरा हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को भर भर के हम दुआएं, आशीर्वाद और क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स, विशेस, ये सब तो देते ही हैं, और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए। आज धनतेरस से धनतेरस धमाका होगा, और धमाका भले ही जस्टवेल क्लासेस में होगा, लेकिन मज़ा आप लोगों को अपने घर पर आएगा। कैसे? क्योंकि आज धनतेरस पे हमने इतनी सारी प्लानिंग्स किए हैं, सुबह ये होगा, दोपहर को ये होगा, शाम को ये होगा, यानी हर दिन धमाकेदार होने वाला है, हर दिन धमाकेदार। समझ में आया? तो चलिए धमाकेदार स्टार्ट करने से पहले आपका पहला सवाल लेकर आ जाते हैं। धमाकेदार क्वेश्चंस, पटाखे वाली क्लास, बोले तो सुपर क्लास, फाड़ू क्लास, एकदम गर्दा गर्दा वाला क्लास है। पहला सवाल आप सभी बच्चों के लिए, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, ठीक है। पहला सवाल आप सभी बच्चों के लिए, जल्दी से लप से जवाब दे दो आप कि जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, आरआरएनए में, टीआरएनए में, आरडीएनए में या फिर एमआरएनए में। क्या लगता है आपको कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आपका सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, जल्दी से फटाफट बताइए। मिस यू लुकिंग सो गॉर्जियस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दो, सवाल का जवाब। मैम आरआरएनए, अच्छा एमआरएनए, ओके बायोलॉजी लवर, ठीक है। हेलो मैम, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो जवाब आपको ऐसे लिखना है, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस तरीके से। जो भी आंसर करेक्ट लग रहा है, क्वेश्चन का नंबर, फिर ऑप्शन लिखना है। केवल ABCD लिखोगे तो हम करेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का देख लिया जाए। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यानी टीआरएनए। टीआरएनए लग रहा है आप लोगों को? गलत गलत गलत, ठीक है। गर्दा उड़ा के एकदम गलत जवाब। जेनेटिक कोड एमआरएनए में स्थित होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है ना, डीएनए से आपका कौन सा आरएनए, एमआरएनए बन रहा है। तो याद रखिएगा जेनेटिक कोड कहाँ पर पाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा क्या, एमआरएनए। क्लियर? मैम जी मेरे तरफ से आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सेटू जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों को भी धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज माँ बाप का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। थोड़ा सा कहना कि अपनी इस बेटी को भी आशीर्वाद दे दे आपके पेरेंट्स, ठीक है। थोड़ा बहुत आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है।
और आज के दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज देखो, आज आपके पास हम बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट धन क्या है? पढ़ाई है। इतना याद रखना, हम सभी के लिए अगर बोला जाए सबसे इम्पोर्टेंट धन क्या है तो आप बोलोगे पढ़ाई। हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, हम लोग टाटा अंबानी बिरला के घर वाले भी नहीं है कि अपने पास अपने अकाउंट में 20 करोड़ रुपए पड़ा हो, ठीक है। हम लोग वही जो मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, और मेहनत करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, और दिमाग के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ाई आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा धन तो पढ़ाई है। तो आज सभी बच्चे जिनके लिए, जिनको लगता है कि उनका धन ही, उनका पढ़ाई ही उनका धन है, वो सभी बच्चे आज कम से कम सारा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उनका सब्जेक्ट है उसको ज़रूर 1-1 घंटा पढ़ें, ठीक है। आज के दिन 1-1 घंटा सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, आइए, तो इसका करेक्ट आंसर तो मैसेंजर आरएनए होगा, सभी बच्चों को पता चल गया। दूसरा सवाल आप बच्चों के लिए, किसी द्विकुंडलित, दम है तो जवाब दो, ठीक है, दम है तो जवाब दो। किसी द्विकुंडलित डीएनए वलय में 2 क्षार श्रृंखला के बीच की दूरी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको पता है डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच की दूरी कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम या 0.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, आपके पास करेक्ट आंसर आ चुका है, जल्दी बताइए, फटाफट जवाब देना है। ये नैनोमीटर में, ये नैनोमीटर में है, ठीक है। किसी द्विकुंडलित डीएनए वलय में 2 क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है? 10, 34 नैनोमीटर, 5 एंगस्ट्रॉम, ये ए से एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, या फिर डी 0.34 नैनोमीटर। क्या लगता है? तो अजाज खान का है, दूसरे का डी। बहुत बढ़िया अजाज, ठीक है। आगे और कौन बच्चे हैं? जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दो। कोहिनूर जी दूसरे का बी बोल रहे हैं, ओके, ठीक है, फटाफट जवाब देना है। सानिया एसआई, सिट्टू बाबू, सुशील कुमार गया, रजत वाईटी, ठीक है, अंगिता चौधरी, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी फास्ट, कोहिनूर 34 एंगस्ट्रॉम होता है मैम। अच्छा, अब ये तो वक्त बताएगा कोहिनूर क्या होता है, ठीक है। हम इसका आंसर बता देते हैं क्या होता है। तो आपको बता दें, किसी द्विकुंडलित डीएनए वलय में 2 क्षार श्रृंखला के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होता है, या फिर अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में निकालेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होता है। जो बच्चे 34 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं, 34 एंगस्ट्रॉम वाले बच्चे, आपको बता दें डीएनए का पूरा एक श्रृंखला, देखो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से पूरा एक वलय यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक पूरा वलय कंप्लीट करने का जो दूरी होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एक पूरा वलय, डीएनए का पूरा एक घुमावदार वलय की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन डीएनए के 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच का क्रम याद रखिएगा क्या होता है? फिर 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। बताइए, सभी को क्लियर? ठीक है, फटाफट बताओ। फटाफट बताइए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी मैम। आइए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, लेकओपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? ठीक है, लेकओपेरॉन में आपका जो लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है, ये क्या कार्य कर रहा है? नियंत्रक का, प्रेरक का, अवरोधक का, या इनमें हर प्रकार का? ठीक
ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनमें हर प्रकार का। बताइए, लैक ओपेरॉन मॉडल हमने पढ़ाया, उस मॉडल के अंदर आपका जो लैक्टोज है वो क्या कार्य करता है? आपका तीसरा सवाल है बच्चा, सुन रहे हो? आपका तीसरा सवाल, लैक्टोज क्या कार्य करता है लैक ओपेरॉन में, क्या लगता है आपको? कोई भी हमें अभी तक, श्वेता पटेल जी तीसरे का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा, और कोई जवाब देना चाहे? राजीव 3 का बी, अच्छा। और कोई? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करना है, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर जिसने दिया, केवल एक बच्चा हमको अब तक स्टार्टिंग का लगा, सुशील कुमार गया का भी आंसर आ चुका है, तीसरे का सी होगा, अवरोधक। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बता दे, लैक ओपेरॉन की बात हो रही है ना? नहीं 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 नहीं, प्रेरक, आई एम सो सॉरी। ठीक है, लैक ओपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? तो याद रखना है, प्रेरक। सी वाले गलत हो, ठीक है, बी वाला था। हाँ जी 3 का बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे का बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 103 का बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी 3 का बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल एक और फाड़ू सा सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित में कौन सा आरएनए का रिकॉग्निशन है? ठीक है, आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा आरएनए का रिकॉग्निशन है? ए एंटीकोडॉन, बी लूप, सी लूप 4 या डी 3OH को छोड़। ठीक है, एक आपका फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल, निम्नलिखित में कौन टीआरएनए का रिकॉग्निशन होता है? तो याद रखिएगा एंटीकोडॉन। ठीक है, कौन सा होता है? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किस पे पाई जाती है? टीआरएनए पे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है संदेश पहुंचाने का, एमआरएनए को अमीनो एसिड का संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो याद रखना टीआरएनए का रिकॉग्निशन स्टेट कौन सा होता है? तो एंटीकोडॉन होता है। अगला सवाल, इसका जवाब तो तुम ही लोग दोगे। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडॉन है, यानी प्रारंभन कोडॉन कौन सा होता है? इसका जवाब तुम लोग दोगे, हम नहीं देंगे। इसका जवाब तो आप लोग दोगे, बताइए फटाफट। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है? प्रारंभन कोडॉन कौन सा होता है? ए AUG, बी GGU, सी मेट, डी AUG या फिर GUG? बताओ कौन सा होगा? ठीक है, फटाफट बताइए, किसको किसको पता है? प्रारंभन कोडॉन का मतलब होता है जहां से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, जहां से क्या हो जाए? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, हम उसी को कहते हैं प्रारंभन कोडॉन। वही ना प्रारंभन कोडॉन है। तो आपको केवल इतना हमको बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से प्रारंभन कोडॉन कौन सा है। पांचवा, हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर है, पांचवें क्वेश्चन पर है, कौन जवाब दे रहा? फटाफट जवाब दे दो। AUG, GGU, ठीक है, मेट या AUG, GUG? देखो आपका पता है आओजी गाओजी ये दोनों है। ठीक है, आओजी गाओजी हमने करवाया था ट्रिक, आओजी गाओजी। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपके प्रारंभन कोडॉन है। आओजी गाओजी ये दोनों क्या है? आपके प्रारंभन कोडॉन है। आपका AUG भी प्रारंभन है, मेट भी आपका प्रारंभन है, क्योंकि AUG बनाता क्या है? यही ना बनाता है। तो ये भी आपका हो गया। क्लियर? तो आप ऑप्शन नंबर डी ऐसे याद कर लो। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इनिशिएशन यानी आपका डीएनए पर आरएनए पर उपस्थित कौन सा नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है? तो याद रखिएगा आओजी गाओजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आओजी गाओजी, दिल से दिल मिलाओ जी।
ठीक है, चैट में बतियाओ जी, बस यही कुल करो तुम लोग। इसके अलावा क्या ही है जिंदगी में जी, है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसी रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ है। रेट्रोवायरस पता है, एक फैमिली, जैसे आप लोग सुने होंगे ना, बहुत सारा परिवार हम लोग बोलते हैं अरे ये लोग तो पंडित लोग हैं, अरे ये लोग तो ठाकुर लोग हैं, अरे ये लोग तो यदुवंशी हैं। तो ये क्या है? परिवार, कुल है। वैसे ही रेट्रोवायरस एक कुल है जिसमें बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं। लेकिन इन कुल का, इन जो वायरसेस जिसमें आते क्या क्या है, जिसमें आपका कोरोना वायरस भी आता है, जो अभी अभी कुछ साल पहले फैला था, जिंदगी तहस नहस कर दिया, वो कोरोना वायरस भी पाया जाता है। और उसके अलावा, कोरोना के अलावा जो आपको सर्दी जुकाम आता है ना, राइनो वायरस, वो भी इसी में आता है। ठीक है, ये दोनों आपके रेट्रोवायरस में आते हैं। अब इन दोनों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ का मतलब जो इनके क्वालिटीज इनके बच्चे में ले जाए। ठीक है, जो इनके क्वालिटीज को इनके बच्चों में ले जाए, वो ले जाने वाला कौन है? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एचएनआरएनए यानी हेट्रोजीनस राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या क्या है स्प्लिट जीन। क्या लगता है मेरे चिलगोजो? जवाब दो। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। और लाइक बहुत कम है यार, लाइक और शेयर कोई नहीं कर रहा क्या? आज शेयर करिए। देखो धनतेरस है, आज हमें अपने घर पे रहकर पूजा करना चाहिए था, और हम आपका क्लास लेने आए कि नहीं, बच्चों के लिए उनका रियल धन पढ़ाई है। तो अगर ये धन हम बच्चों को दे रहे हैं तो हम कैसे आज के दिन छोड़ दें? पूरे साल भर पढ़ाने का नहीं फायदा अगर आप दिवाली और धनतेरस के दिन ना पढ़ो तो। ठीक है, दिवाली के रात में, ठीक है, जब लोग दिया जला रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन क्या है ना, उस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी जब निकलते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कि किस घर में क्या चल रहा है, तो वो ये नहीं देखते कितना मिठाई बना है, वो देखते लोग कितने खुश हैं और लोग अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का फोकस इसी चीज़ पे रहता है। और हम लोगों को अगर खुश रहना है तो हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग साल भर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आज से तो कम से कम ठान लो कि अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे। कम से कम ये सोच कर ही पढ़ाई कर लेना आज के दिन। कल रात में तो बिल्कुल पढ़ना, मूर्ति सामने रखना, पढ़ाई शुरू करना। ठीक है, बोलना कि भगवान हम मेहनत कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस आप अपना साथ, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। ठीक है, और इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है कि किसी रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सानिया एसआई बिल्कुल करेक्ट, दिव्या सिंह ए बिल्कुल करेक्ट है, बिलीव योरसेल्फ आरएनए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, शेयर कर रहे हैं मैम गुड्डू यादव। ठीक है, दीपक मौर्य लाइक एंड शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना ही केवल आपसे चाहिए, केवल आज इतना ही आपसे चाहिए। छोटा सा लाइक चाहिए, छोटा सा सब्सक्राइब चाहिए, सॉरी सब्सक्राइब नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो, उसके बाद एक और धमाका लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्रिपल यू दिखाई दे रहा है। त्रिक यू कोड किसके लिए होता है? आपको बताना है। अगर 3 ठो यू है, 3 ठो यू सॉरी 4 बोल दिए ना, यू। ठीक है, अगर आपका है तो वो क्या बनाता है? ए ल्यूसीन बनाएगा, बी मेथिओनिन बनाएगा, सी फेनिल एलेनिन बनाएगा, डी ग्लाइसिन बनाएगा। ठीक है, डी ग्लाइसिन बनाएगा। क्लियर? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है,
आपका 7वां सवाल ट्रिपल यू क्या बनाता है? आपका 7वां सवाल है, फटाफट जवाब दे दो। क्या लग रहा है? 107वां क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे। ठीक है, सारे बच्चों को ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। ठीक है, 7th का बी। क्या मेथियोनी नरे नालायक, कहाँ जाओगे तुम लोग? कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, मेरा पीछा भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आपका ट्रिपल यू फेनिल एलेनीन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिपल यू क्या बनाता है? फेनिल एलेनीन बनाता है। क्लियर? अब आप लोगों के पास फटाफट क्या जाने वाला है? पोल जाने वाला है। ठीक है, अब आपके पास फटाफट पोल जाएगा जिसमें आपको जवाब देना है। पोल वाला करें। ठीक है, पोल रहने देते हैं, पोल वाला नहीं, क्योंकि अभी आपके लिए पोल पर बहुत सारे क्लासेस बचे हैं। तो आज अगर करा देंगे ना तो भले सादा सादा हो जाएगा, तो आज तो नहीं, पोल वाला कल देखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ठीक है, आपका 8वां सवाल क्या बोल रहा? 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बांझ पादप हाइब्रिड। ठीक है, आपका 8वां सवाल है, किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ए कॉल्चिसिन के प्रयोग से, बी पॉलीप्लाइडी से, सी गैनोसन युक्ति द्वारा, या डी सभी। ठीक है, आपका 8वां सवाल 108वें का क्वेश्चन। तो आपको बता दें, अगर आपको बांझ पादप बनाना है तो आप इसके हाइब्रिड को इन सभी के द्वारा बना सकते हो। ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हो? निर्मित कर सकते हो। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है। ठीक है, आपका 9वां सवाल 9th क्वेश्चन, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन। अगर आपके किसी भी निकट, अगर एक ही जाति के 2 लोग हैं और वो आपस में क्या कर रहे, जनन करके एक नया संतान बना दिए। ठीक है, तो उनसे क्या देखने को मिलेगा? विभिन्नता में ह्रास, विभिन्नताओं में वृद्धि, वर्चस्व में ह्रास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगर निकट संबंधी वालों के बीच में ही, ठीक है, निकट संबंधी वालों के बीच में ही अगर आप रिप्रोडक्शन करा दो, अंतः प्रजनन करा दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना, विभिन्नताओं में ह्रास। जब अलग अलग लोगों के बीच में क्रॉस होता है तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब जब एक ही जैसे लोगों के बीच में आप क्रॉस कराओगे तो आपको अंतर देखने को मिलेगा ही नहीं, विभिन्नता देखने को मिलेगा ही नहीं। तो 9th का करेक्ट आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल 10वां सवाल क्या बोल रहा? ट्रांसपोसोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 10वां सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपोसोन्स पाए जाते हैं, क्या होगा? 110वें का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। जो ट्रांसपोसोन्स है वो प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, निम्न कोटि के जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एकिडना। बताओ एकिडना क्या है? किन बच्चे को पता है एकिडना क्या है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, एकिडना क्या है? ए योजक कड़ी है, बी अवशेषी अंग है, सी विलुप्त कड़ी है, या डी इनमें से कोई नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ठीक है, फटाफट। यस मैम जी, 11वें का बताओ, 11वें का। ठीक है, 11वें का बताओ। आज दिवाली पर आप लोग, जब दिवाली के दिन क्या करना है, सभी बच्चों को एक नया नया प्रण लेना है। ठीक है, प्रण का मतलब होता है प्रॉमिस करना है भगवान से। ठीक है, भगवान से प्रॉमिस करना है कि आज से हम ये नहीं करेंगे। सभी लड़के बोल देंगे कि आज हम उनको ब्लॉक करेंगे और आज के बाद हम कभी मैसेज नहीं करेंगे, केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जितने भी लड़कियां हैं वो तो व्हाट्सएप डिलीट ही कर दो, हम तो कहेंगे सीधा व्हाट्सएप पे डिलीट कर दो, रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है। तो दिवाली के दिन तुम सब के सब एक नया प्रण लो। तुम कहोगे मैम ये प्रण नहीं, ये प्राण लेने वाली चीज़ बता रही हो आप।
ठीक है, तो आप सभी बच्चों को प्राण नहीं देना है, आपको प्रण लेना है, प्रॉमिस करना है खुद से कि अब हम व्हाट्सएप कर या फिर किसी पर भी उनसे नहीं बतियाएंगे। अपने वाला वाली को कर दीजिए ब्लॉक और कह दीजिए कि अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग हमें ब्लॉक कर दोगे, मैम आपकी क्लास छोड़ देंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, गाना है ना, सुनो जी घरवाली आज है दिवाली, तो तुम लोगों का वही हाल है। यहाँ दिवाली पे क्लास चल रहा है, उसका कोई चिंता नहीं है, उनका चिंता तुम लोगों को लगा है। चलिए कोई ना, इस सवाल का जवाब अब कौन दे रहा है? 11वें सवाल का जवाब कौन दे रहा है? तो याद रखना, एकिडना आपका एक योजक कड़ी है। ठीक है, एकिडना क्या है? एकिडना आपका दो जीवों के बीच का योजक कड़ी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। राजकमल जी, मैम हमारा बैच ओपन नहीं, अरे बैच ओपन हो गया बच्चा, बैच आपका ओपन हो चुका होगा। ठीक है, बैच ओपन हो गया। अभी 2025 की क्लासेस जो है वन शॉट सीरीज जा रहा है, जिसमें 2 वन शॉट मिल चुका है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। वो आप आराम से बैठकर देख सकती हो। हम तो कहेंगे उससे नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दो। जितने भी 2025 के बच्चे हैं, ठीक है, जो आपके अगले साल एग्जाम देंगे, उन सभी बच्चों को बता दें कि उनकी तैयारी जस्टवेल पर स्टार्ट हो चुकी है। वो लोग न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे न्यू बैच में, अगर आप लोग भी हमारे न्यू बैच में स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारा न्यू बैच 8318421583 पर कॉल करके। सभी बच्चे क्या करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा क्या करना है, ये भी ध्यान से सुन लो। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स पूरे मिल रहे हैं, ये पीडीएफ मिल रहा है, इनको रिवीजन करना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, तो अब अगला सवाल है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, या इनमें से सभी? क्या लगता है? ठीक है, इसका जवाब कौन दे रहा? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट इस सवाल का जवाब। ठीक है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है? ए रूपांतरित चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी तलछटी चट्टान, या डी इनमें से सभी? 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अवशेष। ठीक है, जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवाश्म का मतलब है जीवों का अवशेष। अब जीवों का अवशेष क्या है? तो जो भी जीव मर जाते हैं और उनका शरीर क्या है, मृत शरीर मिट्टी के अंदर क्या है, दबा रह जाता है, तो कई सालों बाद वो क्या होते हैं, वो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनसे हमको कोयला, पेट्रोल, ये सब भी प्राप्त होता है। तो ये सभी क्या है, जीवाश्म। एक लाइन में जीवों का मृत शरीर या फिर जीवों का अवशेष, और ये आपको कहाँ से? तलछटी चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ मिलता है? तो करेक्ट आंसर है तलछटी चट्टान में मिलता है। कहाँ मिलता है? तलछटी चट्टान। अगला सवाल, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? देखो, पक्षी और तितली का जो पंख है, दोनों का काम क्या है? उड़ने का। इसमें लिख देना चाहिए था पापा की परियां। ठीक है, हम लोग पापा की परियां भी तो उड़ते ही हैं। तुम लोग ना बोलते हो कि पापा की परियां उड़ती हैं, तो क्वेश्चन आना चाहिए ये भी। चलो नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया है पक्षी और तितली। तो बता दें, पक्षियों का जो पंख होता है वो किससे मिला है? फरों से। ठीक है, वो किससे बना होता है? फरों से बना होता है। और तितली का जो होता है वो काइटिन नामक परत से बना होता है। ठीक है, मान लो कि किससे? कीटों का जैसे काइटिन होता है ना, वैसे ही तितली का भी मान लो काइटिन का। तो देखो, दोनों का जो संरचना है, उत्पत्ति है, वो क्या है? अलग अलग है। ये आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पंख इसका। ठीक है, इसको आपको किस तरीके से? तितली का इस तरीके से मिलेगा। यानी पक्षी तथा तितली के पंख जो हैं, उनकी संरचना, उनकी उत्पत्ति दोनों अलग है, दिखने में भी अलग है और बने भी अलग अलग चीज़ों से हैं। लेकिन
काम सेम है, काम दोनों का क्या है, उड़ने का है। ठीक है, दोनों का काम क्या है, उड़ने का है। तो ये कैसा अंग है, एटाविष्टिक अंग, अवशेषी अंग, समजात अंग या असमजात अंग। ठीक है, आपको क्या लग रहा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जिन भी बच्चे को जवाब पता है फटाफट जवाब दो। समझात, कुछ बच्चे 13वें का सी बोल रहे हैं। अरे नालायक को, सी कैसे होगा? सी का मतलब क्या है? समजात अंग। समजात अंग किसको बोलते हैं? समजात अंग इसको बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान हो लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न हो। जैसे देखो, हमारे हाथ की हड्डी जैसी है ना, वैसे ही घोड़े का भी आगे वाला पैर होता है। ठीक है, घोड़े का जो आगे वाला पैर है वो संरचना और उत्पत्ति में हमारे हाथ के समान होता है लेकिन कार्य में अलग अलग। घोड़े अपने पैर का इस्तेमाल क्या करता है? दौड़ने में करता है। हम अपने हाथ का इस्तेमाल चपाटा मारने में करते हैं। ठीक है, खाना खाने में करते हैं। ठीक है, ये सब काम लड़कियां मेकअप करने में करती हैं। ठीक है, लड़के बतियाने में करते हैं। तो हम लोगों का क्या है काम? अब घोड़ा थोड़े नहीं है, घोड़ा थोड़े नहीं बैठकर फोन पर घोड़ी से बतिया रहा है और घोड़ी कहाँ पर हो, आज कौन सा रेस है, नहीं ना। वो तो क्या कर रहा है, वो तो दौड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। तो उन दोनों को हम बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? वो दोनों कहलाएंगे समजात अंग जब घोड़े के पैर और मनुष्य के हाथ की बात की जाए। लेकिन जब पक्षियों के पंख या तितली के पंखों की तुलना की जाए तो आपको बता दें ये असमजात अंग होता है। इसी को हम समवृत्ति भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर समजात की असमजात की जगह समवृत्ति दे दिया तो गलत है। दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब होता है जीवों के शरीर में उपस्थित ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में अलग अलग हो लेकिन कार्य में समान हो, लेकिन कार्य में समान हो, ये याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर दो आप लोग और इसका जवाब बताओ। ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे? ठीक है, ड्रायोपिथिकस हम मनुष्यों का, देखो हम लोग क्या थे, हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे। पहले अगर अपने आप को पहले वाला देख लो, ठीक है, अपना पूर्वज निकलवा कर कभी देख लेना, डरा जाओगे, थरथरा जाओगे। क्यों? आपका शरीर बहुत खराब था उस वक्त। हम लोग ऐसे थे। ठीक है, मुंह इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, होठ एकदम मोटा मोटा, आंखें ऐसे निकली हुई, सर एकदम बड़ा सा। ठीक है, तो हम लोगों का शरीर की संरचना क्या थी? अलग थी। ठीक है, तो जो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ड्रायोपिथिकस जो एक मानव है, मानव की प्रजाति है, वो किसके समान थी? एप के, गोरिल्ला के, चिंपांजी के, मनुष्य के। ठीक है, 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे? 14 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, जो हमारे ड्रायोपिथिकस थे वो लंगूर के बड़े समान थे। किसके समान थे? याद रखना। क्या क्या याद रखना है? अरे गोरिल्ला नहीं होगा, एप होगा। एप, एप मतलब लंगूर। ठीक है, लंगूर, लंगूर के समान थे। क्लियर? 14वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। 14th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 15वां सवाल क्या बोल रहा? डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, डार्विन जी आपके क्या है, निकले घूमने के लिए। ठीक है, निकल लिए वो कहाँ पर? पहाड़ों की यात्रा करने। तो वो एक जंगल में गए, एक कहते हैं कहाँ पर, द्वीप पर गए। अब उस द्वीप पर उनको क्या देखने को मिली? चिड़िया देखने को मिली। और वो चिड़िया यहाँ पर अलग दिखाई दे रही, यहाँ पर अलग दिखाई दे रही, यहाँ पर अलग। ठीक है, एक चिड़िया थी जिसका नाम था डार्विन फिंचेज। ठीक है, जब वो इस वाले घर में आए तो उनको देखने को मिला कि यही सेम नाम की चिड़िया डार्विन फिंचेज, लेकिन उसका चोंच बड़ा लंबा है। ठीक है, दूसरे वाले घर में गए तो सेम वही चिड़िया लेकिन उसका चोंच बड़ा छोटा है। ठीक है, तीसरे वाले में गए तो सेम वही चिड़िया लेकिन चोंच उसका क्या है? उसका नोकीला है। अब ये बेचारे फंसा गए। कौन? डार्विन साहब के। अरे एक ही चिड़िया लेकिन इसका संरचना कैसे अलग अलग है? तो उन्होंने फिर अनुकली विकर्ण बताया। क्या बताया? कि
जो हमारा कोई भी जाति है वो जहाँ पर निवास करता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। जैसे हम लोग अगर बिहार में हैं, अगर आपको हम 2 महीना बिहार में छोड़ दिए हैं तो 2 महीने बाद भले ही आप यूपी में रहने वाले हो, बहुत सारे बच्चे ना बिहारी में बोलो तो बोलते हैं ना कि मैम यूपी में बोला करिए, बिहारी मत बोला करिए। अगर उनको हम 2 महीना के लिए बिहार में छोड़ देंगे ना तो अगले दिन बोलेंगे का हो, का हाल बा, सब कुछ ठीक। उनका अपने आप लैंग्वेज बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर रहकर अपने आप को क्या कर दिए, ढाल चुके। वो वहाँ पर रहकर अपने आप को क्या कर दिए, ढाल दिए। यही बात डार्विन ने किस में बताया था? तो याद रखना, अनुकूली विकिरण में बताया था कि हम लोग जहाँ जहाँ, ठीक है, कोई भी एक ही जाति, विकिरण का मतलब होता है फैलना, ठीक है, एक जाति जहाँ जहाँ फैलेगी वो वहाँ जाकर उसके अनुसार, उसके वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, उसके वातावरण के अनुसार क्या करती है, अपने आप को ढाल लेती है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा। अगला सवाल है, अग्रपाद की अस्थियां चमगादड़, चीता और मानव की। देखो अब ही पूछे थे, अब ही तन्नी देर पहले तुम लोगों से यह ना सवालिया पूछे थे कि मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर कौन सा अंग है? तो आपने बोला था समझात अंग है, कहे कि वो दोनों उत्पत्ति में समान हैं लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है चमगादड़ का, चमगादड़ के पास भी हाथ होता है, याद रखना। ठीक है, तो चमगादड़ का आपका अस्थि, चीता और मानव का अस्थि क्या है? तो याद रखिएगा, समझाती है, अनुरूपी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो 116वां कह रहे, 16वें का याद रखिएगा, समजातीय है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चमगादड़ का पंख, चीता और मानव, इन तीनों का जो अस्थि है वो आपको कैसा मिलेगा? समजात मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा? तो याद रखिएगा, समजात मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चे बताओ, क्लियर है? सभी बच्चे बताइए, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो एग्जाम नजदीक आ गया, नवंबर देखो 15 तारीख, तुम लोग खुद सोचो यार, 15 तारीख आ चुका, केवल 15 दिन और है, फिर खत्म आपका, फिर आपका नवंबर हो जाएगा खत्म। ठीक है, दिसंबर तक का टाइम, 1 महीना, वो भी देखना लप से सरक जाएगा, एकदम लप से सरक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तैयार रहिए, बी फोकस्ड, पढ़ाई पे फोकस स्टार्ट कर दो। अब नहीं तो कब यार? अरे अरे नहीं सोनाली गिरी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज हम चैट देख ही नहीं रहे। ठीक है, चैट, क्योंकि अब हम आप लोगों का चैट सच बता रहे हैं ना, बहुत कम देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के चैट में बकवास ज़्यादा होते हैं, सच बता रहे। ठीक है, तुम लोग चैट्स में ना इतना डीमोटिवेट कर चुके हो हमको कि अब मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं। हम फ़ोन ऐसे इस तरीके से रखते हैं ताकि आपका चैट ना देखा जाए। ठीक है, बस बीच बीच में हम चैट ऐसे ओपन करते हैं, वरना अब मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम चैट पढ़ सके आप लोगों का। चलिए अगला सवाल, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, वही सवाल जो डार्विन का जो फिंच वाला चिड़िया था वो किस चीज़ का अच्छा उदाहरण था? तो आपको पता है, अनुकूली विकिरण का। ठीक है, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का? तो याद रखना है, अनुकूली विकिरण का। 17वें का करेक्ट आंसर क्या याद रखना है? अनुकूली विकिरण। क्लियर है? क्लियर है। आइए 18वां सवाल। 18वां सवाल, अभिसारी विकास प्रदर्शित, केवल आज 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कराएंगे, 25 क्वेश्चन देखकर जाना इंपॉर्टेंट है। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ठीक है, अभिसारी विकास आपको किस में देखने को मिलेगा? 18वें सवाल का जवाब देना है। 18वें सवाल का अभिसारी विकास किस में? तो अभिसारी विकास जो आपको देखने को मिलता है वो ऐसे अंगों में मिलेगा जो उत्पत्ति और संरचना में अलग हो लेकिन कार्य में समान हो। ठीक है, जो लोग समान कार्य कर रहे हैं आपको उन्हीं में अभिसारी विकास देखने को मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर समवृत्ति अंगों द्वारा। ठीक है, समवृत्ति अंगों द्वारा आपको कौन सा विकास? अभिसारी विकास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का अनुकूलन। जीवों का अनुकूलन क्या है? हम सभी जीव अपने आप को जीने के लिए क्या करते हैं? अनुकूल बनाते हैं। और जो जीव अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाता
ठीक है, जो जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता वो क्या है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, धरती से खत्म हो जाएगा। आपको केवल इतना बताना है कि जीवों का अनुकूलन होता है ए निर्मोचन में, बी कायांतरण, सी वंशागत लक्षण या डी उपार्जित लक्षण। ठीक है, 19वां क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, जीवों का जो अनुकूलन होता है वो किसके वजह से, तो याद रखना है उपार्जित लक्षणों के द्वारा। ठीक है, उपार्जित लक्षणों के द्वारा ही जीवों में अनुकूलन होता है। उपार्जित लक्षण मतलब नए नए लक्षणों को अपने अंदर क्या करना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जैसे अब आपको 12th में बायोलॉजी में 90 मार्क्स चाहिए तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने आप को अनुकूल ही न बना रहे कि निधि मैम इतना पढ़ा रही है चलो हमको पढ़ना है, अपने आप को क्या कर रहे हो, अनुकूलित कर रहे हो कि क्लासेस के लिए हमको 7 बजे उठना है, निधि मैम का क्लास करना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अनुकूलन ही तो कहलाता है। क्लियर? ओके, 19वें का डी बिल्कुल करेक्ट है, 19 का डी बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। ठीक है, तो ये आपको बताना है मिलर, आपका 7वां चैप्टर विकास चैप्टर का सवाल है। मिलर पूरे द्वारा, मिलर पूरे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मिलर पूरे क्या थे, साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है, आपको बताना है मिलर पूरे के द्वारा जो गैसीय अनुपात उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे कि आपके साइंटिस्ट ने कहा कि सबसे पहले आपका जल बना, जलवाष्प बना, मीथेन बना, तो उन्होंने क्या किया था, एक अनुपात लिया था, उस अनुपात बताना है उन्होंने मिलर पूरे द्वारा जो गैस का अनुपात था वो क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी सवाल, याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए 212। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चे, बताओ क्या यहां तक आप सभी को क्लियर? तो आज आपके लिए ही केवल ये धमाकेदार क्वेश्चंस लाए गए थे। ठीक है, ये 20 धमाकेदार क्वेश्चंस केवल और केवल आपके लिए लाए गए थे। शाम 7 बजे एक और धमाकेदार क्लास आ रही है जिसमें आपको एक नई टीचर देखने वाली हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आज शाम 7 बजे आपको एक नई टीचर दिखने को मिलेंगी जहां पर हम लोगों को सच में नहीं पता कैसे क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन से, केवल हम लोगों को दिया जा रहा है। अब देखो क्या होगा, हम लोग तो फंसेंगे, पूरा पोपट होने वाला है अपना। ठीक है, तो आप लोग जरूर आना, क्योंकि देखो फंसेंगे हम, हंसोगे आप। ठीक है, फंसना तो तय है, कंफर्म है कि अपन लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ना क्वेश्चन पता है क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, ये भी नहीं पता किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन से किसको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं पता। केवल एक चैलेंज मिला है हम लोगों को, और हम लोगों को आपको जिताना है, हमें तो पूरा आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो शाम 7 बजे के धमाकेदार धनतेरस धमाका क्लास के लिए तैयार रहिएगा, सपोर्ट करने जरूर आइएगा। और हाँ, लाइक जरूर कर दो आप लोग। मैम 5 क्वेश्चन और करवा दीजिए ना, हम तो तैयार हैं, आप लोग ही तैयार नहीं हो, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, 21वां सवाल मेसोजोइक युग है। ठीक है, अगला सवाल है, आपको पता है जैसे हमारे ग्रंथों में या फिर आप किताबों में देखोगे, धार्मिक किताबों में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कलयुग, सतयुग, द्वापर युग। ठीक है, तो ये तो हमारे धार्मिक बुक हो गए, लेकिन साइंस क्या करता है, बहुत सारे युग बनाए, जिसमें से आपको बताना है कि मेसोजोइक युग किसका है, उभयचरों का, सरीसृपों का, मत्स्यों का या ट्राइलोबाइट्स का। ठीक है, 21वां सवाल, तो बच्चा याद रखना मेसोजोइक युग सरीसृपों का है। ठीक है, किसका है, याद रखिएगा, मेसोजोइक युग जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका किसका है, सरीसृपों का है। किसका है, सरीसृपों का। आइए अगला सवाल, 22वां सवाल, सबसे प्रारंभिक जीव थे, जो सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे वो कैसे थे, रसायन स्वपोषी थे, रसायन विषमपोषी थे, स्वपोषी प्रकाश स्वतः थे, स्वतः उत्पन्न होने वाले थे। ठीक है, 22वां सवाल आपको बता दें, हमने बताया था कि समुद्र के अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, समुद्र के अंदर सबसे पहले आपका क्या हुआ, वसा,
लिपिड, प्रोटीन, ये सब पानी के अंदर मिले, ठीक है। ये सब आपस में मिलकर क्या किए, एक जीव का निर्माण किए। वो जीव कैसा था, रसायनों से मिलकर बना हुआ था। वो जीव किससे मिलकर बना था, रसायनों से, और वो खाना खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट था। यानी जो पहला जीव, सबसे प्रारंभिक जीव बना था, वो कौन सा था, रसायन विषमपोषी, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे प्रारंभिक जीव कैसे थे, तो याद रखना है आप सभी को, रसायन विषमपोषी। बताओ क्लियर। 22 का डी बच्चे बोल रहे गलत है, डी सी बिल्कुल गलत है। सबसे पहला जो जीव बना था वो रसायन विषमपोषी था। उसके बाद आपका स्वपोषी, प्रकाश स्वतः, ठीक है। फिर आपका क्या बना, ऐसे जीव बने जो आपका क्या कर रहे थे, भोजन बना रहे थे, ठीक है। सबसे पहला जो जीव बना था वो रसायन विषमपोषी था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मिलर के प्रयोग में, देखो हमने बताया कि मिलर ने 2:1:2 अनुपात लिया, लेकिन क्या मिलर के प्रयोग में लाए जाने वाला जो हमारा गैस था वो कौन कौन सा था, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, जल, आपका वाटर HCN H2CH4, मीथेन HCN N2H2, या फिर ऑप्शन नंबर डी मीथेन, जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। 23वें का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको, ठीक है। फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए। मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, जल, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए, दीपू दीवाना 23 का ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बबली खुशी ए बिल्कुल करेक्ट है। और कोई बच्चा, रीचा बन्ना ऑप्शन नंबर ए, रजत वाइटी ऑप्शन नंबर ए, श्वेता पटेल ऑप्शन नंबर ए, राजीव ब्रांड, अंगिता चौधरी, श्रेयांश मोटिवेशनल वीडियोस, दुर्गेश कुमार, स्नेहलता कुशवाहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ए या डी कंफ्यूज हूँ, कोई बात नहीं, एंजल साक्षी कंफ्यूज है, यहाँ पे दूर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिलर ने अपने प्रयोग के लिए जो गैस लिया था वो था मीथेन, ठीक है। आपका अमोनिया, नाइट्रोजन और जल, ये गैसेस उन्होंने ले करके अपना प्रयोग किया था। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला सवाल, 24वां सवाल क्या है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है कि जो क्षय रोग है वो किसके द्वारा होता है, ए हवा के द्वारा, बी जल के द्वारा, सी कीटों के द्वारा, या डी संपर्क द्वारा, ठीक है। आपका अगला सवाल, आपका 24वां सवाल, जल्दी बताइए फटाफट। 24वां सवाल, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है। जो क्षय रोग देखने को मिल रहा है वो हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा, या संपर्क के द्वारा, ठीक है। टीबी रोग वही वाला, ठीक है। क्षय रोग सभी को पता है ना, किसी को ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्षय रोग किसके द्वारा होता है, कौन जवाब दे रहा है। क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये भी मत कहना कि इंग्लिश में नहीं पता, इंग्लिश में इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको तैयार रखना। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, 24वें सवाल का जवाब याद रखना, हवा के द्वारा, ठीक है। टीबी क्या होता है, हवा के द्वारा आपका क्षय रोग देखने को मिलेगा। हर बच्चा याद रखेगा। ए कैसे होगा, अरे नमूनो तुम लोगों का क्या होगा, तन्नी सब पढ़ लो, अरे पढ़ लो लाला, पढ़ लो। इतने बच्चे, आप 5 लाख 15 लाख बच्चे 12 का एग्जाम देने वाले, और आपको उनके साथ कंपटीशन करना है। तुम लोगों के अंदर भावना ही नहीं आ रहा कि हम कंपटीशन करें, जीते, 90% लाएं, मेहनत करें। यहाँ पर टीचर 90% दिलवाने के लिए मेहनत किए जा रहा, लेकिन बच्चों को मेहनत नहीं करना, ठीक है। तुम लोगों को हलवा पूरी खाना है और बेड पे जाके पसर के सूत जाना है, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, पढ़ाओ ना पढ़ाओ अपना क्या, 2 मिनट टाइम मिलेगा, वीडियो देख लेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, यही वाला काम है केवल आपका।
ज्यादा मैम मैम कह के दांत मत चियारो। तो सबसे पहले दांत चियारना बंद करो, जो इमोजी भेज देते हो तुरंत हंसने वाला। यहाँ बता रहे आपको सवाल, ये सब सवाल पहले करा चुके हैं, लेकिन फिर भी नमूनों तुम लोग आता वाता कुछ नहीं और कमेंट में लिखने आ जाएंगे मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए ना। तो ये सब क्या है? ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। बेवकूफ इंसान सब, पढ़ाई लिखाई एक पैसे का नहीं है, केवल बकैती करने को बोल दो इनको, वह आता है। केवल बकैती करना है, इनको मैसेज उनको मैसेज, तुम्हारा आईडी हमारा आईडी, हम घर घर खेलेंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जिंदगी तबाह करके रख दियो तुम लोग अपना। ना मम्मी का चिंता, ना पापा का चिंता, ना टीचर्स का चिंता। अरे दिवाली आ गया, कब से बोल रहे केवल 45 दिन का समय बच गया। अरे नमूनों पढ़ लो, अरे गधों पढ़ लो, ये समय है। और तुम लड़कियां तो और, लड़कियां नमूनी तो सबसे बड़ी हैं सच में। चलो लड़कों को तो मान लो ये सब तो पूर्वज जिंदगी भर ऐसे ही रहे, लेकिन आप लड़कियां, आप लोगों को क्या हुआ है? पढ़ाई लिखाई नहीं करना आप लोगों को, केवल तुम लोग बात करने में लगी हो। यहाँ मैम सवाल लिए जा रही कि चलो सवाल कराओ सवाल कराओ, तुम लोग बात करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा। चले इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? अब किसी को बात करते हुए देखे तो ब्लॉक सीधे, ठीक है? कोई व्हाट्सएप आईडी कुछ नहीं लेगा किसी का। जवाब दो सवाल का, ठीक है? आपका 25 क्वेश्चन। पीसीआर से जांच होती है, ठीक है? पीसीआर, पीसीआर क्या है याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? पीसीआर क्या होता है? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब हमें एक छोटे से डीएनए से लाखों डीएनए बनाना हो, एक डीएनए का टुकड़ा आपको मिल गया और आपको उससे क्या करना है, लाखों टुकड़े तैयार करने हैं, तो आप पीसीआर का उपयोग करते हो। पीसीआर क्या है? एक मशीन है, ये याद रखना। पीसीआर क्या होता है? एक मशीन होता है, ठीक है? इसका पीसीआर का हम लोग प्रयोग करके कौन सा रोग, एचआईवी का पता करते हैं। यानी पीसीआर के द्वारा एड्स रोग, एड्स मतलब अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इस रोग का पता करते हैं। और ये रोग किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से। एचआईवी क्या है? एक प्रकार का विषाणु है। एचआईवी क्या होता है? एक प्रकार का विषाणु होता है। क्लियर है? हाँ जी, सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर है, बिल्कुल, ठीक है? और कोई बच्चा कोई सवाल करना चाहेगा? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सार्कोमा आपका कैंसर है, सार्कोमा बिल्कुल आपका कैंसर है, ठीक है? सूजन, गांठ, दर्द इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो सार्कोमा मतलब क्या है? जो हमारे शरीर में ना नरम ऊतक पाई जाते हैं, जो नरम भाग होता है हमारा, उसमें होने वाला जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा कहा जाता है, ठीक है? शरीर के कोमल ऊतकों में गांठ या सूजन का आ जाना सार्कोमा कहलाता है। सिर्फ इतना याद रख लेना, केवल इतना आपको। जैसे जांग है ना, जांग की हड्डी, जांग का जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, वो बहुत कोमल होते हैं, तो वहां पर आपको कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है? और कोई बच्चा? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, किसी और बच्चे का कोई सवाल? यस मैम, हो गया। चलिए तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ो, आज पढ़ाई लिखाई करिए घर पर, ठीक है? कम से कम आज तो ढंग से पढ़ना, बैठकर सारा सब्जेक्ट पढ़ डालो। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है, ठीक है? गुड न्यूज़ क्या है वो आपको शॉर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया वाला गुड न्यूज़ है, बहुत ही तड़केदार गुड न्यूज़ है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके मैम जी 1 आवर और पढ़ाओ। अरे बच्चा, हम तो चाहते हैं और 1 घंटा और पढ़ा जाए, लेकिन देख रहे हो संख्या कितना कम हो रहा है, ठीक है? कोरोना रेट्रोवायरस, कोरोना कोविड-19 वायरस ही तो था। जो कोविड-19 आपको देखने को मिल रहा था वो वायरस का ही नाम है, ठीक है? कोरोना कोविड-19 वायरस की वजह से हो रहा था। और ये कैसा वायरस था? रेट्रो वायरस था, ठीक है? इस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए होता है, ठीक है?
ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ो लिखो मेहनत करो। आप इतना सब कुछ हम बोलते हैं केवल इसलिए कि आप लोगों को हम अपना समझते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन, और हम हर बहन, हर बड़ी बहन का यही ना सपना होता है कि अगर वो कहीं पर गलती की है तो उसके भाई बहन वो गलती ना करें, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों से कभी भी कोई गलती हो जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो कि काश 12th में हम ये कर लिए होते, मैम पढ़ा रही थी हम पढ़ लिए होते तो आज मेरा 89% होता, आज मेरा 82% होता, ठीक है। तो बस आप लोगों से गलती ना हो इसलिए हम इतना डांटते हैं। वरना मेरा क्या है, अगर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे, हमारा काम है 1 घंटे का क्लास लेना और क्लास लेकर चले जाना, ठीक है। हमको तो मेरी सैलरी मिलेगी, हम खुश, हमें तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपना 100% दे रहे क्योंकि हम आप लोगों को सच में अपना समझते हैं। तो कम से कम आप लोग भी अपना समझो, आपके दुश्मन नहीं है, हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे, हम अच्छे रास्ते पर ही आपको भेजेंगे, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि हम अपना फ़ायदा कर आपको कुछ बोलते हैं, ठीक है। मेरा कोई फायदा नहीं है, 1 रुपए का 1 पैसे का फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए इतना हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप लोग योगदान दे सकते हो ना, कम से कम हमें मोटिवेट तो कर सकते हो ना कि हाँ जी मैम आप कर रही हैं हम लोगों के लिए, हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे। केवल इतना ही तो सुनना है आपसे। चलिए, तो अब आप लोग क्या करिए, घर पे रहिए। और हाँ, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, 8318421583 पर कॉल करके आप 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। देखो बहुत ज़रूरी है, 15 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आपको गारंटी दे रहे 2 महीने में इससे बढ़िया तैयारी तो कोई नहीं करा सकता, ठीक है। आपको 2 महीने में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 6 सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी होगी जस्टफुल क्लासेस पर। तो सभी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, तैयार हो जाओ। क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिए और जाने से पहले कंजूस हो, दिवाली का तोहफा दोगे हमको? हाँ, हमें आप लोगों से इस बार हम आपको तोहफा नहीं देंगे, हमें आपसे तोहफा चाहिए, ठीक है। इस बार हमें आपसे तोहफा चाहिए और तोहफे में क्या चाहिए, लाइक का बटन प्रेस करिए, ठीक है। जल्दी से जो बच्चे आज लाइक नहीं किए हैं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताना क्लासेस कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे और कौन कौन बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार है, ये भी आप हमें बताना, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी बातें बुरी लगी हो उनको तहे दिल से माफ़ी, ठीक है। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था आप लोगों को कुछ भी बोलने का, केवल कभी कभी होता है ना, मैसेजेस देख कर ना दिमाग खोरिया जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया, ऊपर से उनमें मैसेज आ रहा है कि अरे तुम मेरी वाली हो, तुम, तो इस सब पढ़कर ना इरिटेशन हो जाता है, तो वही निकल जाता है कभी कभी, तो उसको इग्नोर करिए, अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, सच्चाई की जीत का त्यौहार है, मेहनत का त्यौहार है, तो हम लोग भी वही करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपसे शाम 7 बजे धमाकेदार धनतेरस धमाके के साथ, जिसमें करिएगा आप हमें सपोर्ट। हाँ, जीते भले ही कोई भी, हंसने का जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। तो टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखना और विशिंग यू अ हैप्पीएस्ट दिवाली। आपको, आपके पूरे परिवार को, जस्टवेल, मेरे जस्टवेल की पूरे टीम की तरफ से दिवाली की, धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।